जय हिंद फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो के अंदर बात करेंगे इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में डिटेल में। ठीक है फ्रेंड्स, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी को ही आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहा जाता है या फिर इसी का एक और नाम है वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है कि जो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसको वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं और इस टेक्निक का यूज करते हैं हम लोग क्या, जो मॉलिक्यूल्स है मॉलिक्यूल्स को एनालाइज करने के लिए। ठीक है, मॉलिक्यूल्स मैं बोल दूं या फिर हमारे जो सैंपल्स है उनको एनालाइज करने के लिए इनका यूज करते हैं। जैसे कि मानो ये मेरा कोई मॉलिक्यूल होगा या कोई सैंपल होगा, है ना, इसके ऊपर मैं क्या करूंगा, इंफ्रारेड लाइट को इसके ऊपर डालेंगे। जब इन दोनों का इंटरेक्शन होगा तो उस इंटरेक्शन की वजह से जो मोलिकुलर वाइब्रेशन और केमिकल बॉन्ड को हम लोग एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहां तक की चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए। डेफिनेशन आप पढ़ सकते हैं कि ऑल्सो नोन एज वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, दिस टेक्निक यूजेस द इंटरेक्शन बिटवीन इंफ्रारेड रेडिएशन एंड द सैंपल टू एनालाइज द मोलिकुलर वाइब्रेशन एंड केमिकल बॉन्ड। देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो हमारा इंफ्रारेड रीजन है वो ये रीजन है हमारे स्पेक्ट्रम का, है ना। तो इसका यूज करके हम लोग किसी भी सैंपल है उसकी मोलिकुलर वाइब्रेशन या फिर केमिकल बॉन्ड के बारे में पता लगा सकते हैं। ठीक है, कुछ बेसिक पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं। पहले देखो, यहां पर मैंने लिख दिया आपके लिए कि डील्स विद द इंफ्रारेड रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। जैसे कि मैं आपको बताऊं, ये मेरा क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, इसका जो इंफ्रारेड रीजन है उससे हम लोग डील कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट फ्रेंड्स इन्वॉल्व्स लाइट विथ लॉन्गर वेवलेंथ एंड लोअर फ्रीक्वेंसी। यहां पर देन विजिबल लाइट, जो इंफ्रारेड रीजन हम लोग यूज कर रहे हैं इसकी क्या है, वेवलेंथ, वेव वेव नंबर जो है या वेवलेंथ जो है, वेवलेंथ तो ज्यादा है हमारी, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी क्या है, कम है एज कंपेयर टू किससे, विजिबल लाइट से। ये चीज मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो जानी चाहिए। ओके, आगे अगर बात करें वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, तो वर्किंग प्रिंसिपल मैं ऑलरेडी आपको बता दिया हूं कि एनालाइज द इंटरेक्शन बिटवीन इंफ्रारेड लाइट एंड द मॉलिक्यूल्स। क्लियर है, मॉलिक्यूल्स और इंफ्रारेड लाइट के बीच का जो इंटरेक्शन है उसको स्टडी करता है कौन, हमारा आईआर स्पेक्ट्रोस्कोप। मेन पर्पस क्या है फ्रेंड्स, टू आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप इन ए मॉलिक्यूल। किसी मॉलिक्यूल्स के अंदर कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, फिर ये एप्लीकेबल है बहुत ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखो फ्रेंड्स, यहां पर मैंने कुछ प्रिंसिपल जैसा आपके लिए लिख दिया है कि मॉलिक्यूल क्या करेगा, एब्जॉर्ब करता है स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी ऑफ इंफ्रारेड रीजन जो है, इस इंफ्रारेड रीजन से कुछ स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी को ये क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, जो कि वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ देयर बॉन्ड से मैच करता है ना। ठीक है, इसके बाद में फ्रेंड्स यहां पर है कि द एब्जॉर्ब फ्रीक्वेंसीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। जो फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब किया है वो एक कैरेक्टरिस्टिक्स है किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। देन मॉलिक्यूल में अंडरगोस इंक्रीज्ड वाइब्रेशन। देखो, जैसे ही कोई पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, मानो ये मेरा मॉलिक्यूल था, है ना, इस मॉलिक्यूल ने क्या किया, यहां से कुछ हमारी इंफ्रारेड आया, इसकी वजह से इसने क्या किया, कुछ एब्जॉर्ब किया। एब्जॉर्ब करने के बाद इसके अंदर फ्रेंड्स आपको वाइब्रेशन देखने को मिल सकता है, दैट इज इंक्रीज्ड वाइब्रेशन देखने को मिल सकता है, दैट इज स्ट्रेचिंग और बेंडिंग। स्ट्रेचिंग बेंडिंग अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, उसके बाद अभी बात करते हैं हम, रोटेशनल मोशन भी यहां पर इंक्रीज हो सकता है। जो एब्जॉर्प्शन है इंफ्रारेड रेडिएशन का वो रिजल्ट कर सकता है बिटवीन वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स। अब आपको वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स में ऑलरेडी मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर बता चुका हूं, डेट इज प्रीवियस जो वीडियो था उसके अंदर, तो आप देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है तो। ठीक है, तो ये पॉइंट्स जो थे आपको ध्यान में रखने। अब मैं आपको बताता हूं इसके बारे में, स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग। जो मॉलिक्यूल्स है उसके अंदर दो टाइप के वाइब्रेशन हो सकते हैं, एक हमारा हो सकता है फ्रेंड्स स्ट्रेचिंग, दूसरा हमारा हो सकता है बेंडिंग। ठीक है, अब स्ट्रेचिंग भी दो टाइप का हो सकता है मेरा, एक सिमेट्रिकल, दूसरा एसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल में क्या होगा फ्रेंड्स, अगर आप देखेंगे तो तीन ये मेरे हैं, अगर मेरे अवे जा रहे हैं इस वाले सेंटर वाले से, अगर दोनों दूर जा रहे हैं तो वो सिमेट्रिकल हो जाएगा। सॉरी, अगर एसिमेट्रिकल की बात करेंगे तो अगर एक मेरा अवे जा रहा है दूसरा मेरे पास में आ रहा है तो ये एसिमेट्रिकल हो जाएगा। कौन, स्ट्रेचिंग। मतलब कि अगर मैं दोनों, जैसे मानो ये पेन है, इस पेन को दोनों साइड से खींच रहा हूं तो ये एक प्रकार का मेरे पास क्या हो गया, सिमेट्रिकल आ गया है। अगर मैं एक साइड से खींच रहा हूं, यहां पर मानो कुछ तरह से मैंने इसको रोक रखा है, एक साइड से खींच रहा हूं एक साइड से दबा रहा हूं, तो ये एसिमेट्रिकल का केस हो जाएगा, जिससे एग्जाम्पल समझने के हिसाब से। ऐसे बेंडिंग फ्रेंड्स आपके चार टाइप के आपको देखने को मिलेंगे, डेट इज, पहला अगर मैं बताऊं आपको, चार में भी ये दो टाइप में क्लासिफाई किया गया है, एक इन प्लेन डिफॉर्मेशन, एक आउट ऑफ प्लेन डिफॉर्मेशन। इन प्लेन आउट प्लेन मेरे ख्याल से आपको पता होगा।
तो अगर बात करें फ्रेंड्स इन प्लेन डिफॉर्मेशन की, तो यहां पर अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उसको रॉकिंग बोलेंगे। अगर दोनों एक दूसरे के पास में आने की कोशिश कर रहे हैं तो वो सीजरिंग हो जाएगा। जैसे कैची होता है ना सीजर, वैसा अगर दोनों एक दूसरे के पास में आएंगे ऐसे ऐसे तो वो सीजरिंग हो जाएगा। और अगर दोनों ऐसे ऐसे चल रहे हैं, एक ही साथ में एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो वो हो जाएगा रॉकिंग। ये इन प्लेन। आउट प्लेन की अगर बात करेंगे तो वेगिंग और ट्विस्टिंग हो सकता है। अगर सेम चार्ज है दोनों के ऊपर, है ना, तो वो वेगिंग हो जाएगा, और अगर अपोजिट चार्जेस है तो वो ट्विस्टिंग हो जाएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान में रख सकते हैं। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स कि की फैक्टर्स जो कि हमारे एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये की फैक्टर्स है जो कि मैं आपको बता सकता हूं कौन कौन से की फैक्टर्स होंगे। यहां पर देखो, जैसे कि एक है हमारा बॉन्ड ऑर्डर, दूसरा टाइप्स ऑफ एटम जॉइंटेड, कॉन्जुगेशन एंड नियर नाइबरिंग एटम्स एंड एटॉमिक मासेस। तो बॉन्ड ऑर्डर, टाइप ऑफ एटम जॉइंट, कंजुगेशन एंड नाइबरिंग एटम्स और एटॉमिक मास, इन चार फैक्टर्स पे हमारा कौन डिपेंड करता है, एब्जॉर्प्शन डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है पहली बात। अब बॉन्ड बॉन्ड ऑर्डर किसका अलग अलग बॉन्ड ऑर्डर रहेगा, तो उसके पास अलग अलग एब्जॉर्प्शन करने की कैपेसिटी रहेगी। टाइप्स ऑफ एटम, जैसे कि कार्बन कार्बन ज्वाइन है, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड है, या फिर ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड है, तो ये कौन कौन से टाइप के एटम ज्वाइंटेड है उसके ऊपर बात करेंगे। कॉन्जुगेशन में भी आपको एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, तो यहां पर देखना, कॉन्जुगेशन एंड नियर बाय एटम शिफ्ट द फ्रीक्वेंसी टू द लोअर डिग्री। अगर कॉन्जुगेशन आपको देखने को मिल रहा है, जैसे बेंजीन के अंदर कॉन्जुगेशन होता है, तो वो और जो नियर बाय एटम्स होते हैं उनकी वजह से जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो लोअर डिग्री की साइड मूव कर जाती है। और अगर हेवियर एटम्स वहां पर है तो हेवियर एटम एटम भी रहेगा, तो वो भी लोअर फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब करेगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। फिर सिमिलर फंक्शन ग्रुप एब्जॉर्ब इन सिमिलर फ्रीक्वेंसी रेंज, जो सेम टाइप के फंक्शन ग्रुप होते हैं वो सेम टाइप की फ्रीक्वेंसी रेंज के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट है, डेट इज इंफ्रारेड स्पेक्ट्रल रीजन्स। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमारे तीन रीजन्स होते हैं, तीनों रीजन्स के बारे में वन बाय वन करके मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं। पहला जो रीजन है फ्रेंड्स हमारा है फंक्शनल ग्रुप रीजन। ठीक है, क्या बोले, फंक्शनल ग्रुप रीजन। तो इट इज द हाई फ्रीक्वेंसी रीजन। सबसे पहली बात, जो फंक्शनल ग्रुप है वो हमारा हाई फ्रीक्वेंसी रीजन है, जिसकी रेंज आप देख सकते हैं कि 4000 से 1300 सेंटीमीटर इनवर्स तक है। और इसकी अगर माइक्रोमीटर में बात करेंगे तो वो भी मैंने यहां पर लिख दिया है। ये किसकी वजह से होता है फ्रेंड्स, इट इज ड्यू टू द कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स लाइक CO, OH एंड NH। इनकी वजह से ये हमको देखने को मिलता है, कौन, फंक्शनल ग्रुप रीजन। तो मेरे ख्याल से इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं कि हमारा इंफ्रारेड स्पेक्ट्रल रीजन में पहला जो है वो है फंक्शनल ग्रुप रीजन। दूसरा फ्रेंड्स हमारा है फिंगरप्रिंट रीजन। तो इसको मिडिल फ्रीक्वेंसी रीजन भी कहते हैं, और इसकी जो रेंज है फ्रेंड्स आप देखेंगे 1300 से 900 सेंटीमीटर इनवर्स तक है, या फिर माइक्रोमीटर में भी इसकी यूनिट देख सकते हैं आप। अब इसके अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, फिंगरप्रिंट रीजन के अंदर यहां पर कॉम्प्लेक्स एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरसेक्टिंग वाइब्रेशन मोड्स प्रोवाइडिंग ए यूनिक फिंगरप्रिंट टू ईच मॉलिक्यूल। देखो फ्रेंड्स, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है, उनके सेम फंक्शनल ग्रुप रीजन हो सकता है लेकिन उनका फिंगरप्रिंट अलग होगा। ठीक है, फिंगरप्रिंट हर एक कंपाउंड के लिए एक यूनिक होता है, या हर एक ग्रुप के लिए एक यूनिक आपको देखने को मिलता है। जैसे कि हम लोगों का फिंगरप्रिंट मैच नहीं करता है ना, सिमिलर टाइप से यहां पर भी फिंगरप्रिंट किसी का मैच नहीं करेगा। ठीक है, अगर दो अलग अलग कंपाउंड का फिंगरप्रिंट अगर मैच कर रहा है मतलब वो एक ही कंपाउंड है, अलग नहीं है फिर। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तीसरा फ्रेंड्स जो मेरा स्पेक्ट्रल रीजन है वो हमारा है लो फ्रीक्वेंसी रीजन। ठीक है, इसकी रेंज आप देख सकते हैं 900 से 650 सेंटीमीटर इनवर्स है। ठीक है, किसकी, हमारे लो फ्रीक्वेंसी रीजन की। ये जो है फ्रेंड्स हमको जनरल क्लासिफिकेशन देता है किसी भी मॉलिक्यूल्स का फ्रॉम द पैटर्न ऑफ एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के पैटर्न को देखकर ये हमको एक जनरल क्लासिफिकेशन के बारे में आइडिया दे देता है, कौन, लो फ्रीक्वेंसी रीजन। अगर ये एब्सेंट है, दैट इज लो फ्रीक्वेंसी रीजन एब्सेंट है, मतलब ये बोल देगा कि आपके एरोमेटिक कंपाउंड्स वहां पर प्रेजेंट नहीं है। ध्यान दीजिएगा कि अगर लो फ्रीक्वेंसी रीजन है तो मतलब कि जो एरोमेटिक कंपाउंड, लो फ्रीक्वेंसी रीजन अगर एब्सेंट है मतलब कि एरोमेटिक कंपाउंड वहां पर एब्सेंट है, नहीं प्रेजेंट है। और अगर है, दैट इज ये हमारा लो फ्रीक्वेंसी रीजन ब्रॉड है या फिर मॉडरेटली इंटेंस है, इसके अंदर मॉडरेटली इंटेंस एब्जॉर्प्शन अगर है तो यहाँ पर डाइमर्स, अमाइंस एंड अमाइड्स की बात हो जाएगी, ये प्रेजेंट होंगे। तो सिंपल सा है, लो फ्रीक्वेंसी रीजन की रेंज मैंने आपको बता दी, प्रोवाइड जनरल क्लासिफिकेशन। तीसरा मैंने बोला कि एब्सेंस ऑफ एब्जॉर्प्शन, दैट इज एब्सेंस ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। अगर यहां पर लो फ्रीक्वेंसी रीजन में कोई एब्जॉर्प्शन नहीं है
मतलब वो बोल रहा है कि वहां पर एब्सेंस है किसका, एरोमेटिक कंपाउंड का। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप एक बार, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज को थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, एग्जाम में आपको ये जरूर लिखना होगा। ठीक है, ओके। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की। जो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है उससे क्या इंफॉर्मेशन हमको मिल सकती है। तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, इट कैन आइडेंटिफाई अननोन मटेरियल्स, पहली बात। दैट इज आईआर स्पेक्ट्रम इज अ फिंगरप्रिंट ऑफ अ सैंपल। ओके, यूनिक एब्जॉर्प्शन पैटर्न मतलब यूनिक कंपाउंड। ठीक है, हर एक कंपाउंड का एक अपना यूनिक एब्जॉर्प्शन पैटर्न है, या उसी को हम बोल सकते हैं फिंगरप्रिंट है वो। ठीक है, तो यहां तक की चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए। आगे अगर बात करें इसके अंदर, इट कैन डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कंपोनेंट इन अ मिक्सचर। यहां से किसी भी मिक्सचर के अंदर पूरा कंपोनेंट हम लोग पता कर सकते हैं कि किस अमाउंट में कितना कंपोनेंट प्रेजेंट है। द साइज ऑफ पीक इन स्पेक्ट्रम इंडिकेट्स दैट इट इज डायरेक्ट इंडिकेशन ऑफ अमाउंट ऑफ अ मटेरियल प्रेजेंट। ठीक है, जो ग्राफ प्लॉट होके आएगा, उस ग्राफ के अंदर जो भी हमको अगर पीक देखने को मिल रहा है कहीं पर, तो वो पीक इंडिकेट करेगा कि उस पर्टिकुलर मिक्सचर के अंदर वो अमाउंट कितना प्रेजेंट है, या वो कंपाउंड कितना प्रेजेंट है। ठीक है, ओके। आगे अगर बात करें इसी के अंदर, तो इट कैन ऑल्सो डिटरमाइन द क्वालिटी और द कंसिस्टेंसी ऑफ अ सैंपल। यहां से हम क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी के बारे में भी पता लगा सकते हैं किसी भी सैंपल का। ठीक है, हेंस कह सकता हूं कि एनेबल पॉजिटिव आइडेंटिफिकेशन, डेट इज क्वालिटेटिव एनालिसिस का यूज। क्वालिटेटिव एनालिसिस देखने को मिलता है किससे हमको, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट फ्रेंड्स, यहां से जो आईआर स्पेक्ट्रोमीटर है दो टाइप के होते हैं, एक सिंगल बीम, दूसरा हमारा होता है डबल बीम। ठीक है, सिंगल बीम को डबल बीम को मैं भी आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं, ये डायग्राम्स जो है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं सिंगल बीम के लिए। तो फ्रेंड्स, सिंगल बीम आईआर स्पेक्ट्रोमीटर में क्या होता है, हमारा एक सोर्स होता है, सोर्स से एक रे ऑफ लाइट निकलता है, और ये रे ऑफ लाइट हमारे सैंपल से पास होते हुए, सैंपल से पास होती है, और देन एक एंट्रेंस स्लिट होता है जहां से कि इसको मोनोक्रोमेटिक लाइट बनाया जाता है। वहां से ये पास होके हमारे, इससे रिफ्लेक्ट होके जो प्रिज्म है, प्रिज्म पे जाएगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके प्रिज्म के पास जाएगी, प्रिज्म से जाने के बाद यहाँ से फिर से ये एक लिटर मिरर होता है, यहाँ से रिफ्लेक्ट करके फिर से ऐसे आके यहाँ से हमारा एग्जिट स्लिट के पास पहुंचेगी। देन एग्जिट स्लिट के बाद फिर से ये डिटेक्टर के पास से पास होती है, डिटेक्टर जो इसको डिटेक्ट करके फिर एम्पलीफाइंग सिस्टम के पास कर देगा, देन यहाँ से इसको रिकॉर्ड कर लिया जाता है। ठीक है, सिंपल सी भाषा में सिंपल बीम आईआर स्पेक्ट्रोमीटर क्या करता है कि एक सोर्स से एक लाइट निकलती है सैंपल से पास होते हुए, वो जाती है हमारे प्रिज्म के पास, प्रिज्म उसको फिर से फिल्टर करके, है ना, फिल्टर करके पूरे स्पेक्ट्रम के अंदर डाल देता है। ठीक है, डालने के बाद हमारे जो एग्जिट स्लिट है वहां से पास होकर डिटेक्टर के पास जाती है, डिटेक्टर उसको एम्पलीफाइंग करता है, एम्पलीफाइंग करके रिकॉर्डर के पास जाती है, रिकॉर्डर आपको एक ग्राफ प्लॉट करके दे देता है। कैसा ग्राफ है अभी हम उसकी बात करेंगे। सिंपल सा था, कुछ नहीं है, डायग्राम बस आपको ध्यान में रखना है कि एक सोर्स होता है, एक बीम चॉपर होगा, सैंपल होगा, एंट्रेंस स्लिट होगा, देन हमारा एक प्रिज्म होता है, एक लिटर मिरर होता है, लिट्रो मिरर होता है, एग्जिट स्लिट होता है, डिटेक्टर होता है, एम्पलीफाइंग सिस्टम एंड रिकॉर्डर। ठीक है, यहाँ पर सारी चीज मैंने लिख दी है, रेडिएशन पासेस थ्रू सैंपल सेल, प्रिज्म एंड डिटेक्टर, खत्म। अगर आप ऐसा भी लिखते हैं, डायग्राम ना बनाते तो भी आपको नंबर मिलने के चांसेस है एग्जाम्स में। ठीक है, एडवांटेजेस की बात करें फ्रेंड्स, तो ये सिंपल होता है, साथ में सेंसिटिव रहता है, एक्यूरेट है एंड वर्सेटाइल है। कौन, हमारा सिंगल बीम इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर है, वो सिंपल है, सेंसिटिव है, एक्यूरेट है एंड वर्सेटाइल है। क्लियर है। डिसएडवांटेज की अगर बात करें फ्रेंड्स, यहाँ से जो मेजर डिसएडवांटेजेस है हमारे किसके, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के, वो है कि सॉल्वेंट एब्जॉर्प्शन इंटरफेयर्स विद सिंपल सैंपल स्पेक्ट्रा। जो सॉल्वेंट का जो एब्जॉर्प्शन पावर है वो इंटरफेयर कर जाता है हमारे सैंपल स्पेक्ट्रा से। ठीक है, साथ में जो लाइन है दैट इज स्लोप्ड बेसलाइन ड्यू टू वेरिंग सोर्स इंटेंसिटी, ये सोर्स इंटेंसिटी वेरी करती है, इसकी वजह से जो लाइन है वो हमारी स्लोप्ड हो जाती है, ना कि स्ट्रेट रहती है। तो ये दो डिसएडवांटेजेस है किसके, हमारे सिंगल बीम इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर के, जो कि आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बात करते हैं फ्रेंड्स हमारा जो है डबल बीम इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर। तो इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल सा ही है ये, बस यहाँ पर जो सोर्स है, सोर्स से लाइट निकलती है, और लाइट दो अलग अलग डायरेक्शन में स्प्लिट होती है। ठीक है, एक डायरेक्शन की लाइट हमारे रेफरेंस सेल से पास होती है, दूसरे डायरेक्शन से जो लाइट गई है वो हमारी सैंपल सेल से पास होगी। ठीक है, एक रेफरेंस सेल से पास होती है, दूसरी सैंपल सेल से पास होती है। जो रेफरेंस सेल से पास होती है वहां से उसको एटूनेट किया जाता है, और रोटेटिंग मिरर की मदद से यहाँ पर जाएगी,
सेम हमारे सैंपल से भी लाइट आई निकलेगी और ये एक पॉइंट पे जाके दोनों मर्ज हो जाएगी। दोनों मर्ज होने के बाद फिर से हमारे एंट्रेंस सिल्ट या फिर ऑफ मोनोक्रोमेटर है वहां से पास हो जाएगी, वहां से फिर प्रिज्म में जाएगी, प्रिज्म के बाद फिर से लिट्रोमिरर में जाएगी, देन एग्जिट स्लिट, डिटेक्टर, एम्पलीफाइंग सिस्टम, देन रिकॉर्डर। तो सेम का सेम प्रोसीजर है जो सर के हमारे किसमें था, वन बीम या सिंगल बीम के अंदर था, वैसा ही है यहाँ पर भी डबल बीम के अंदर। बस सोर्स से लाइट निकलने वाली दो अलग अलग डायरेक्शन में जाती है, एक रेफरेंस सेल से पास होती है, एक सैंपल सेल से पास होती है, और आगे जाके मिल जाती है, खत्म। ठीक है, तो इसी चीज को मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि लाइट स्प्लिट इन टू इक्वल बीम्स, वन थ्रू सैंपल, वन थ्रू रेफरेंस। ओके, बीम कंबाइन एंड डायरेक्टेड इनटू अ मोनोक्रोमेटर। एडवांटेज क्या है फ्रेंड्स, एलिमिनेट स्लोप्ड बेसलाइन जो कि हमारे सिंगल बीम के अंदर इशू था, है ना, और साथ में यहाँ से एक्यूरेट कंपैरिजन हमको देखने को मिलेगा। क्लियर हुआ? यहां तक की बात मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होगी। तो अब देखो यहां पर जो एम्पलीफाइंग सिस्टम के बाद जो रिकॉर्डर है, रिकॉर्डर हमको इस टाइप का एक ग्राफ दे देता है। ठीक है, ये ग्राफ आपको देखने को मिल जाएगा, है ना। तो यहां तक की चीजें क्लियर हो जानी चाहिए एंड आई होप मैंने आपको इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर यहाँ पर सारी चीजें आपको क्लियर हुई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे फ्रेंड्स एप्लीकेशन ऑफ इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो उस वीडियो को आप जरूर देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या फिर आई बटन में मिल जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।